हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, आज के इस सेशन में हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आइए देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने डेमोक्रेसी, सिटीजन चार्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारे टॉपिक पर वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जा सकते तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जुडिशियल रिव्यू की बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। उसके बाद हम कुछ आर्टिकल्स देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम स्कोप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू का और सबसे लास्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जुडिशियल रिव्यू। और आज के टॉपिक का हम सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्रिन है, न्यायिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, तो ये कहाँ पर उत्पन्न और विकसित हुआ? ये हुआ यूएसए में। जो लोग यूजी और पीजी के हैं उन्हें क्वेश्चन मतलब राइटिंग करनी होती है, तो उनके लिए तो ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। लेकिन जो अपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इतना याद रखें कि जो जुडिशियल रिव्यू था वो कहाँ पे डेवलप्ड हुआ? यूएसए में। उसके बाद देखते हैं इट वाज प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस ऑफ मार्वरी वर्सेस मेडिसन 1803 वाई जॉन मार्शल। ये पहली बार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जॉन मार्शल द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, मारवरी बनाम मेडिसिन के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया। आप याद रखिएगा, सबसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले कौन से केस में प्रतिपादित किया गया, तो केस का नाम याद रखिएगा, मारवरी बनाम मेडिसन 1803 यानी कि 1803। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। देखिए इन 3 लाइन में इससे कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ पे हुआ, कौन सा केस था फर्स्ट, किसके द्वारा किया गया, कहाँ के मतलब जो जिनके द्वारा किया गया वो कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट थे। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशियरी। दूसरी ओर भारत में संविधान स्वयं न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों को क्या देता है? जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशियरी बोथ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। याद रखिएगा, अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया का संविधान क्या करता है? न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कौन सी पावर देता है? जुडिशियल रिव्यू दोनों को देता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या दोनों को जुडिशियल पावर की पावर प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी यस। यानी कि दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास क्या है? जुडिशियल रिव्यू है। इससे रिलेटेड आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या है? अब तक तो हमने देखा बैकग्राउंड की, जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड हुआ, किसके द्वारा हुआ, कौन सा फर्स्ट केस था। अब हम देखेंगे इसका असल मीनिंग क्या है। Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the central and state governments. जुडिशियल रिव्यू जो है ये विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कार्यकारी आदेशों की जांच करने की एक न्यायपालिका की शक्ति है। ये क्या है? पावर ऑफ द जुडिशियरी। किसके लिए? लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। किसके लिए? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों की क्या है? जांच करने की न्यायपालिका की एक पावर है। ऑन एग्जामिनेशन इफ़ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जांच करने पर यदि वे संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, अगर जुडिशियरी द्वारा चेक किया जाता है और अगर ऐसे कानून जो कि संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो क्या होगा? दे कैन बी डिक्लेयर एज अनलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वह इन्हें क्या कर सकती हैं? डिक्लेयर कर सकती हैं अनलीगल, यानी कि वह असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकती हैं, एंड इनवैलिड बाय द जुडिशियरी।
इनको किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा इनको कैसे घोषित किया जा सकता है, इनको इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जांच करने पर यदि संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है। अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर जुडिशियल रिव्यू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न क्या क्या है देखते हैं। दो द फॉरेस्ट जुडिशियल रिव्यू हैज़ नाउ हेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यद्यपि संविधान में न्यायिक समीक्षा वाक्यांश कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा कौन से आर्टिकल में या कौन से एक्ट में बोला गया है, तो आप याद रखिएगा ये कहीं पर भी नहीं, हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है, इसका कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया है। याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। द प्रोविज़न ऑफ सेवरल आर्टिकल एक्सप्लिसिटली कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन कई अनुच्छेदों के प्रावधान स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में कहीं पर भी जुडिशियल रिव्यू का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करते हैं। किसे? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं वो। आर्टिकल 13, दिस प्रोविजन आर एक्सप्लेन बिलो। जो प्रोविज़न है हम उसको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13, डिक्लेयर दैट आर लॉ दैट आर इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? ये घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानित सभी कानून अमान्य और शून्य होंगे। यानी अगर मौलिक अधिकारों के साथ कोई इनकंसिस्ट होगा तो क्या होगा, वो सारे कैसे होंगे? दे आर इनकंसिस्ट यानी अमान्य होंगे और डेरोगेशन यानी कि शून्य होंगे। फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कोई भी असंगत या अपमानित सभी कानून कैसे होंगे? अमान्य और शून्य होंगे। अब देखते हैं हम आर्टिकल 32। आर्टिकल 13 हमारा किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स से। अब हम देखेंगे आर्टिकल 32। 32 में क्या बोला गया? गारंटी द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। एंड एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट्स फॉर दैट पर्पस। सर्वोच्च न्यायालय को उस उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के बाद किसी भी सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 131। 131 आर्टिकल क्या बोलता है? प्रोवाइड फॉर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट। याद रखिए 131 किस चीज़ से रिलेटेड है? सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट। आर्टिकल 131 केंद्र राज्य यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच या राज्यों के अंदर अंतर राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का क्षेत्र का प्रावधान करता है। अगर सेंटर और स्टेट का मैटर हो या फिर स्टेट के इंटरनल मैटर हो तो उसमें क्या करेगा? मूल अधिकारों से रिलेटेड हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? 131। याद रखिएगा 131 हमारा किससे रिलेटेड है? सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड। अब हम देखेंगे आर्टिकल 132। 132 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स फॉर द एपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज। 132 बोलता है हमारा कि संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार का प्रावधान करता है। कैसे केसेस का? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का। याद रखिएगा। देखिए 131 में क्या था? 131 में था सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट और 132 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 133। 133 क्या प्रोवाइड करता? फॉर द अपील जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस।
देखिए 132 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से, अब 133 हमारा कौन से केसेस से रिलेटेड है, सिविल केसेस से। आर्टिकल 133 दीवानी मामले में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार का प्रावधान करता है। कैसे मामलों में, सिविल केसेस यानी कि दीवानी मामले। आप साथ साथ याद करते हुए चलिएगा, ये तीनों जो हैं हमारे 131 सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट, 132 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, 133 सिविल केसेस। अब देखते हैं हम 134 प्रोवाइड फॉर द अपील ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। 134 किसकी बात करता है, 134 बात करता है क्रिमिनल केसेस की, आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार का प्रावधान करता है। ये कौन सा आर्टिकल है, 134। फिर से मैं एक बार रिवीजन कराती हूँ। देखिए 131 बात करता है सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट की, 132 बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की, 133 बात करता है सिविल केसेस की, और 134 करता है हमारा क्रिमिनल केसेस की। अब हम पढ़ते हैं 135, आर्टिकल 135 empower the Supreme Court to exercise the jurisdiction and power of the Federal Court under any pre-constitution law। आर्टिकल 135 क्या बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संविधान कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार देता है। अब इसमें याद रखिएगा 135 किस चीज़ से रिलेटेड है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी पूर्व संविधान कानून के तहत जितने भी संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र आते हैं और शक्ति आती हैं उसका उपयोग करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, 135। इनका ये याद रखिएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से जो रिलेटेड है वो 135 आर्टिकल 135 है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम आर्टिकल 136 ऑथोराइज द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रेट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल। आर्टिकल 136 किस चीज़ से रिलेटेड है, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अदालत का न्यायाधिकरण यानी कि सैन्य और कोर्ट मार्शल को छोड़कर से अपील करने की महान विशेष अनुमति के लिए अधिकृत करता है। अब आर्टिकल 136 आप कैसे याद रख सकते हैं कि मिलिट्री एंड मार्शल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल, इन दोनों को छोड़कर बाकी ये क्या कर सकता है, ये अदालत ये न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए एक विशेष अनुमति देता है। बस इतना याद रखिए कि जो मिलिट्री और कोर्ट मार्शल को छोड़कर जो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी मिली है वो है 136 में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे 26। अभी तक जो हमने पढ़े वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल थे। कौन कौन से थे मैं एक बार रिवीजन कराती हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 13 जो बात करता है मौलिक अधिकारों के साथ अगर कुछ होता है इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारा कुछ होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें याद रखिएगा ऑर्डर और रिट्स। आर्टिकल 32 रिट्स से रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 31 हमारा सेंटर स्टेट एंड स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से। आर्टिकल 33 सिविल केसेस से रिलेटेड। आर्टिकल 34 क्रिमिनल केसेस से। आर्टिकल 35 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड, और आर्टिकल 36 हमारा मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल यानी कि इन्हें छोड़कर बाकी सारों को। तो ये याद रखिएगा, ये आपके कीवर्ड हैं, आप इनसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम 26। अभी तक तो हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, अब हम देखेंगे हाई कोर्ट के। आर्टिकल 26 क्या इम्पावर करता है, हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन टू ऑर्डर और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी अदर पर्पस। आर्टिकल 26 उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश या आदेश रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत देता है रिट जारी करने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को देता है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को देता है आर्टिकल 226। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 यानी कि 226। अब दोनों याद रखिएगा, आप दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26 क्या देता है, रिट जारी करने का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। अब हम देखेंगे आर्टिकल 27 वेट्स इन द हाई कोर्ट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवरऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल विद इन दियर रेस्पेक्टिव टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। अब देखिए आर्टिकल जो बात
136 में बोली गई है, वही हाई कोर्ट के लिए कौन से आर्टिकल में बोली गई है? 227 यानी कि 227 आर्टिकल में। इसमें क्या बोला गया है? उच्च न्यायालय से में संबंधित क्षेत्रीय न्यायालय, सैन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण को छोड़कर, कौन कौन से को? मिलिट्री एंड कोर्ट मार्शल को छोड़कर, इसके भीतर सभी अदालतों न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति निहित करता है। अब आप दोनों एक साथ याद रख सकते हैं कि मिलिट्री और कोर्ट मार्शल को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता है, अधीक्षण शक्ति जो है उसको पावर मिली हुई है, वो किस चीज़ को मिली हुई है? आर्टिकल 36 में मिली हुई है। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 227 को मिली हुई है। इस तरीके से आप कितनी आसानी से 4 आर्टिकल याद कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड पूछे तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। और अगर ये पूछे कि ऐसे कौन से वो हैं जिसमें मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल को छोड़कर बाकी सब पर वो अपना अधीक्षण और की शक्ति को निहित करता है, तो वो कौन से हैं? 136 सुप्रीम कोर्ट, 227 यानी कि 227 हाई कोर्ट। इस तरीके से आप 4 आर्टिकल एकदम फिंगरप्रिंट पर याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हम स्कोप देखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज नैरोर देन व्हाट, यानी कि ये स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा देन इन एक्सिस्ट इन द यूएसए का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। उसके बाद देखेंगे द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्प्लिसिटली मेंशन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन एनी ऑफ इट्स प्रोविजन। हालांकि अमेरिकी संविधान अपने किसी भी प्रावधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का उल्लेख नहीं करता है। देखिए, न्यायिक समीक्षा हमारी कहाँ पर ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड हुई? अमेरिका में हुई, लेकिन अमेरिका संविधान में कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पर नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो जुडिशियल रिव्यू की पावर प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल? वो सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके अगेंस्ट अगर देखें तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच इज कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और इसके अगेंस्ट जो हमारे इंडिया में वो क्या है? कानून की प्रक्रिया। याद रखिए, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये क्या है? ये कहाँ पर ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड हुई? ये हुई ब्रिटेन में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हुआ यूएसए में, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में। याद रखिएगा इन दोनों को। तो ये हो गया स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका कैसा स्कोप है इंडिया में? इसका स्कोप नैरो है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। इंडिया में जो एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, आप इनको याद रखिएगा। आइए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ किया है? इन वेरियस केसेस, यानी बहुत से केसेस में। आइए देखते हैं कौन कौन से केस हैं। सबसे पहला है गोलकनाथ केस 1967। याद रखिएगा, गोलकनाथ केस 1967। उसके बाद है द बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970। गोलकनाथ केस से स्टार्ट हुआ, 1967 का है। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन केस आया जो कि 1970 का है। उसके बाद द प्रीवी पर्स एवोल्यूशन केस 1971 का। उसके बाद केशवानंदा भारती केस 1973 और द मिनर्वा मिल केस 1980। ये सारे केस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं अलग से बना कर दूंगी, और इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इनको मैचिंग में भी पूछ लिए जाते हैं। इनका ईयर वाई, या फिर ये पूछ लिया जाता है कौन से केस में क्या बोला गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, हमारे जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड केसेस हैं वो कौन कौन से हैं? गोलकनाथ केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस, प्रीवी पर्स एवोल्यूशन केस, केशवानंदा भारती केस और मिनर्वा मिल केस। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने पढ़ा जुडिशियल रिव्यू। आई होप आपको जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड सारे फैक्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।